आज के वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क के बारे में। ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में ज़्यादा बातचीत होती नहीं है और इसके ऊपर वीडियोस भी काफ़ी कम मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही एक वीडियो बना के आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ। इस वीडियो में हम आगे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क होता क्या है और ये किन परिस्थितियों में किन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धवल है और आपका स्वागत है मेरी चैनल DIY फाइनेंस में। जनरली हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं एक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ और हम अपना टारगेट कॉर्पस भी वही एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट भी करते हैं। हम जनरली लार्ज कैप से 10 से 12% और मिड कैप से 12-14% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं और वो एक अच्छा एक्सपेक्टेशंस भी होता है। लेकिन हम सबको पता है कि मार्केट्स एक स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं करती है। मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल रहती है और उसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से रहती है जो ऊपर नीचे होती रहती है। और म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स भी हर साल एक जैसे नहीं मिलते। तो चलिए इस बात को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी देखते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल के लिए हाल में ही रिटायर हुए मिस्टर रमेश पटेल जी का एग्जाम्पल लेंगे, जो हमारे पड़ोसी भी है। मिस्टर रमेश पटेल जी थोड़े टाइम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके पास अभी तक 50 लाख रुपया जमा हुआ है जो उसका रिटायरमेंट कॉर्पस है। और इस रिटायरमेंट कॉर्पस से वो SWP करना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट इनकम के लिए। उसने अगले 20 साल के लिए एक्सेल शीट में एक अच्छा सा कैलकुलेशन भी किया है जिसमें उसने एवरेज इक्विटी इन्वेस्टमेंट से 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया है, जो काफ़ी ठीक ही है इस मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। और इस 50 लाख के कॉर्पस से वो सालाना 4% के रेट से विड्रॉल स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसके फर्स्ट ईयर का विड्रॉल बनता है 2 लाख रुपये और इस कैलकुलेशंस के हिसाब से 20 साल के बाद उसके पास बचता है 1,60 लाख रुपये। यहाँ पे हमने विड्रॉवल में 6% का इन्फ्लेशन भी जोड़ लिया है। और इस एक्सेल शीट के कैलकुलेशन को देखने के बाद मिस्टर रमेश पटेल जी काफ़ी खुश थे। और क्यों ना हो, समय के साथ उसका कॉर्पस भी बढ़ रहा है और रिटायर इनकम भी हो रही है। लेकिन ये तो हुआ कैलकुलेशंस। रियलिटी में मार्केट थोड़ी ना ऐसे चलती है। वही कैलकुलेशन लेके वो मेरे पास भी आए थे और मेरे को भी ये सही लगा। तो आप भी बताइए नीचे कमेंट्स में लिख के कि ये कैलकुलेशंस सही लगती है या नहीं। ये तो हुआ एक एक्सेल शीट का कैलकुलेशन। लेकिन चलो अब देखते हैं कि मार्केट्स ने एक्चुअली कैसे रिटर्न्स दिए। यहाँ मैंने एक साल के मार्केट रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए 365 डेज का रिटर्न लिया है। ये ना तो 1 जनवरी या 1 अप्रैल से कैलकुलेशन है, लेकिन एक साल के लिए मैंने रैंडमली 365 डेज का कैलकुलेशन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ईयरली रिटर्न्स है काफ़ी फ्लक्चुएट होता रहता है और एक्चुअली मार्केट ऐसे ही चलती है, आपको भी पता है सबको। अगर हम इस कैलकुलेशन में विड्रॉवल नहीं डालते हैं और देखते हैं कि 20 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटेड रिटर्न्स और मार्केट रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम जैसे ही है, माना करीब 3,36 लाख रुपया। इसका मतलब यही हुआ कि हमारा अंदाज़ा सही है। अप्रोक्सीमेटली हमको 10% CAGR मिल रहा है 20 साल के अंदर। तो चलो अब देखते हैं कि अब हम जब 2 लाख रुपये की SWP करते हैं तो क्या फ़र्क आता है। हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू के हिसाब से 20 साल के बाद हमारे पास बचता है 1,60 लाख रुपया, जबकि एक्चुअल में देखते हैं तो बचता है -62 लाख रुपया। ओह, एक्चुअली बैलेंस माइनस तो हो नहीं सकती, लेकिन आप देखेंगे कि 13वें साल में ही कॉर्पस 50 लाख रुपये से घटकर 2 लाख रुपये के करीब हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि जिस साल रमेश पटेल जी ने SWP शुरू किया था, वो पहले 2 साल में मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे और नेगेटिव रिटर्न्स के चलते उसका कॉर्पस काफ़ी कम हो गया था और आगे जाके कभी भी इतना बड़ा नहीं हो सका कि एक अच्छा रिटर्न दे सके। हालांकि आगे 3 साल में मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे। इस नेगेटिव रिटर्न्स और पॉजिटिव रिटर्न्स के क्रम को ही सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क कहते हैं। जब आप SWP शुरू करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आगे आने वाले साल में
मार्केट कैसे रिटर्न्स देगी। और ये सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क का खतरा हमेशा बना रहता है। मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि नेगेटिव और पॉजिटिव रिटर्न्स का क्रम हर बार ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है तो आगे भी हो सकता है। वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि रिस्क किन इन्वेस्टर्स को ज्यादा परेशान कर सकता है और ये रिस्क कैसे कम किया जा सकता। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर। आपके लाइक और शेयर करने से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो पहले देखते हैं कि ये रिस्क किन इन्वेस्टर्स को ज्यादा परेशान कर सकता। फर्स्ट, उन इन्वेस्टर्स को जिसके पास लिमिटेड कॉर्पस है और उस लिमिटेड कॉर्पस को म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर रखा है और वहीं से SWP करके रिटायरमेंट इनकम पाना चाहता। सेकंड, उन इन्वेस्टर्स जिसके पास रिटायरमेंट इनकम के लिए कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जैसे कि पेंशन, रेंटल इनकम या कोई फिक्स्ड इनकम। तो अब देखते हैं कि इस सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क से कैसे बचा जा सकता है। फर्स्ट, रिटायरमेंट इनकम के लिए सिर्फ म्यूचुअल फंड से SWP ना करके रिटायरमेंट से पहले ही इन्वेस्टमेंट को बकेट थियरी के मुताबिक अलग अलग बास्केट्स में डिवाइड करें और रिटायरमेंट बास्केट से ही SWP करके रिटायरमेंट इनकम पाए। अगर आप बकेट थियरी के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं इस पे एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। सेकंड है कि रिटायरमेंट इनकम के लिए सिर्फ एक ही स्रोत पे आधार ना रखे और हो सके तो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ पार्ट टाइम काम करके इनकम कमाइए, या और अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह से डाइवर्सिफाई करें कि एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो आपके। इस पूरे वीडियो को बनाने का मेरा मकसद आपको डराना या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से रोकना नहीं है, लेकिन आपको इस सच्चाई से वाकिफ करना है कि रिटायरमेंट इनकम के लिए म्यूचुअल फंड कोई 100% फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है और इसमें भी काफी रिस्क है, जिसमें से एक है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क। जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तब जनरली हम ये रिस्क को कंसीडर नहीं करते हैं और इसके बारे में ज्यादातर लोग बात भी नहीं करते। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। आप अपने सुझाव और कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। थैंक यू।